की एक भावना का प्रतीक बन जाता है। भारत में ऐसा ही एक नाम है, टीए टीए। नमक से लेकर स्टील तक, चाय से लेकर कार तक, ट्रक से लेकर ट्रेन तक, हर भारतीय के जीवन में किसी न किसी रूप में यह नाम मौजूद है। पर क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक कंपनी, एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक भरोसे की परंपरा बन गई? क्यों हर भारतीय के दिल में टाटा नाम सुनकर आदर जागता है? इस नाम के पीछे है एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने दिखा दिया कि ईमानदारी, इंसानियत और भरोसा भी बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। वो है रतन टाटा। एक ऐसा व्यक्तित्व जो करोड़ों का मालिक होकर भी करोड़ों दिलों में जगह बनाए बैठा है, जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी उतना ही विनम्र है जितना एक साधारण इंसान, जो भारत के लिए जिया, भारत के लिए काम किया और भारत के नाम को दुनिया में रोशन किया। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ। इस शांत चेहरे के पीछे छिपी है एक लंबी जंग, जहां हर मोड़ पर उन्हें परखा गया, रोका गया, गिराया गया, पर वो हर बार उठे और भी मजबूत बनकर उठे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, एक ऐसे परिवार में जहां वैभव था, पर रिश्तों में जटिलता भी थी। उनके माता पिता अलग हो गए जब वो बहुत छोटे थे। बचपन में ही उन्होंने अकेलेपन और आत्मसंघर्ष को महसूस किया। उनकी परवरिश उनकी दादी, लेडी नवाज़बेई टाटा, ने की। उन्होंने उनमें संस्कार, सादगी और जिम्मेदारी की भावना जगाई। रतन टाटा खुद कहते हैं, मुझे कभी लगा नहीं कि मैं किसी बड़ी फैमिली से हूं। मैं हमेशा खुद को एक आम बच्चा ही समझता था। बॉम्बे के कैंपियन स्कूल से लेकर हार्वर्ड और कॉर्नेल तक उन्होंने वास्तुकला और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन पढ़ाई के बाद जब वो अमेरिका में आराम से काम कर सकते थे, उन्होंने एक दिन फैसला किया वापस भारत जाने का, क्योंकि उनके दिल में था एक सपना, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। भारत लौटने के बाद उन्होंने टाटा समूह में सबसे निचले स्तर से काम शुरू किया। ब्लू कॉलर जॉब, कारखाने में कामगारों के साथ, तेल और ग्रीस में सना हुआ एक युवा इंजीनियर। लोग चौंक गए, टाटा परिवार का बेटा और मजदूरों के साथ। लेकिन रतन टाटा का जवाब था, अगर मुझे लोगों का भरोसा जीतना है तो पहले उनके काम का सम्मान सीखना होगा। जेआरडी टाटा ने उन पर नजर रखी। उन्होंने कहा था, रतन शांत हैं, लेकिन उनके भीतर एक तूफान है जो बदलाव ला सकता है। धीरे धीरे जेआरडी ने उन्हें सलाहकार और फिर डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदारी दी। रतन टाटा के भीतर वे मूल्य गहराई तक उतर गए, सादगी, सेवा और सत्य। 1991 का साल, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था और उसी साल जेआरडी टाटा ने घोषणा की कि वे रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी, इतना बड़ा समूह, इतने बड़े कारोबार, क्या रतन इसे संभाल पाएंगे? कुछ पुराने चेयरमैन खुलेआम बोले, वो बहुत सॉफ्ट हैं, ये उद्योग नहीं चला पाएंगे। पर रतन टाटा ने किसी का विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कहा, मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, मेरा काम ही मेरी पहचान बनेगा। रतन टाटा को सबसे पहले जिस चुनौती का सामना करना पड़ा, वो थी पुराने गार्ड की मानसिकता। हर कंपनी अपनी दिशा में चल रही थी, कोई एकता नहीं, कोई विजन नहीं। उन्होंने सबसे पहले एकता पर काम शुरू किया। उन्होंने 80 से अधिक कंपनियों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया, टाटा ब्रांड को केंद्रीकृत किया और नए युग की सोच दी। उनकी मीटिंग में कई वरिष्ठ सदस्य विरोध करते थे। कहा गया, हम दशकों से ऐसे ही चला रहे हैं। रतन टाटा मुस्कुराकर कहते, तो अब वक्त है इसे बेहतर बनाने का। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। टाटा स्टील का आधुनिकीकरण, टाटा मोटर्स में नई तकनीक और सबसे बड़ा, टाटा को दुनिया में ग्लोबल लेवल पर ले जाने का सपना। 1998, रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना साकार होने वाला था। भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च होने वाली थी। उन्होंने अपने इंजीनियरों से कहा था, मुझे ऐसी कार चाहिए जो भारतीय सड़कों के लिए बनी हो, जिसे देखकर हर भारतीय कहे, यह हमारी अपनी कार है। इंडिका का डिजाइन पूरा भारतीय था, पर लॉन्च के बाद मीडिया ने बुरी तरह आलोचना की। कार का परफॉर्मेंस कमजोर था, बिक्री गिर रही थी। यहां तक कि निवेशकों ने भी कहा, टाटा मोटर्स को बेच देना चाहिए। रतन टाटा डगमगाए नहीं। उन्होंने कहा,
अगर कोई सपना असफल हो जाए तो वो सपना छोड़ने का नहीं, उसे सही करने का वक्त होता है। फोर्ड कंपनी से वे कार डिवीजन बेचने गए। मीटिंग में फोर्ड के चेयरमैन ने व्यंग्य से कहा, आपको कार बिजनेस में कभी नहीं आना चाहिए था। वो रात रतन टाटा के लिए कठिन थी, पर जब वे लौटे तो मन में केवल एक आवाज थी, अब ये लड़ाई भरोसे की है। 3 साल बाद इंडिका V2 लॉन्च हुई और इतिहास बन गया, भारत की सबसे लोकप्रिय कारों में से एक। फोर्ड को जवाब मिल चुका था। 2003 में रतन टाटा ने एक स्कूटर पर 4 लोगों को जाते देखा। उन्होंने सोचा, क्या ये परिवार एक सुरक्षित कार का हकदार नहीं? वहीं से जन्म हुआ टाटा नानो का विचार। 1 लाख रुपए में कार बनाना असंभव लगता था। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा, ये तो खिलौना कार होगी। लेकिन रतन टाटा के लिए ये गौरव का सवाल था। 2008 में नैनो लॉन्च हुई। लाखों भारतीयों ने सपना देखा, अब कार सबकी पहुंच में होगी। हालांकि मार्केटिंग और पोजीशनिंग की वजह से बिक्री नहीं चली, पर रतन टाटा ने कभी इसे असफलता नहीं माना। नानो असफल प्रोजेक्ट नहीं थी, नानो एक सफल सोच थी। लोगों को सस्ता नहीं, सुरक्षित सफर देने की सोच। 26 नवंबर 2008, मुंबई पर आतंकी हमला। टाटा समूह का गर्व, ताजमहल पैलेस होटल, गोलियों और आग में झुलस गया। पर उस रात रतन टाटा सिर्फ चेयरमैन नहीं थे, वो एक पिता बन गए अपने हर कर्मचारी के लिए। उन्होंने हर पीड़ित परिवार से व्यक्तिगत मुलाकात की, कर्मचारियों की सैलरी जारी रखी, यहां तक कि उस दिन सेवा देने वाले टैक्सी ड्राइवरों को भी आर्थिक मदद दी। उन्होंने कहा, भरोसा तब नहीं बनता जब आप बड़े हों, भरोसा तब बनता है जब आप दूसरों के दर्द को अपना माने। और यही उस रात हुआ। पूरे भारत ने देखा, कंपनी नहीं, एक परिवार खड़ा था। उसी साल जब दुनिया मंदी से जूझ रही थी, फोर्ड कंपनी अपनी जैगुआर लैंड रोवर यूनिट बेचना चाहती थी और खरीदार था टाटा ग्रुप। जिस फोर्ड ने कभी उनका अपमान किया था, आज वही कंपनी बेचने आई। फोर्ड के चेयरमैन ने कहा, आप JLR को हमारे बच्चों की तरह संभालिए। रतन टाटा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम उन्हें अपने बच्चों की तरह रखेंगे। आज जगुआर लैंड रोवर दुनिया की सबसे लाभदायक ऑटो कंपनी में गिनी जाती है। यह था बदले का नहीं, भरोसे का जवाब। रतन टाटा का मानना है, अगर आप लोगों का सम्मान करते हैं तो लोग आपकी कंपनी का सम्मान करेंगे। उन्होंने कभी छंटनी नहीं की, जब तक बहुत मजबूरी न रही। कर्मचारियों की सुरक्षा, ग्राहकों की संतुष्टि और समाज का विकास, ये 3 स्तंभ उनके हर फैसले की जड़ थे। टाटा ग्रुप की 66% हिस्सेदारी ट्रस्ट्स के पास है, यानी कंपनी का मुनाफा जनता की भलाई में जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, रिसर्च, कैंसर अस्पतालों में। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिग्रहण किए। टेटलिटी UK, कॉरस स्टील यूरोप, JLR UK, TCS, ग्लोबल IT जियांट। हर अधिग्रहण में एक संदेश था, भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, नेता है। टाटा ब्रांड अब 100 से अधिक देशों में 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के साथ दुनिया के सबसे भरोसेमंद समूहों में शामिल है। 2012 में रतन टाटा ने चेयरमैन पद छोड़ा, लेकिन उनका जीवन रुक नहीं गया। आज भी वो देश के युवाओं से मिलते हैं, स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, लोगों की कहानियां सुनते हैं और बिना किसी प्रचार के मदद करते हैं। वो कहते हैं, जो आपको दिल से चाहें उन्हें कभी निराश मत करो। वो अब भी लोकल कैफे में चाय पीते हैं, इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, मैं वही हूं, बस जिम्मेदारियां बदल गईं। रतन टाटा का जीवन हमें एक बात सिखाता है, आपका नाम आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो कहते हैं, लोग आपको आपकी गलतियों से नहीं, आपके इरादों से पहचानेंगे। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग आपके पीछे नहीं, आपके साथ चलेंगे। और यही है असली नेतृत्व। आज जब कोई बच्चा पहली बार चाय पीता है, या कोई किसान टाटा सॉल्ट खरीदता है, या कोई नौजवान टाटा मोटर्स की कार चलाता है, हर पल रतन टाटा का सपना जिंदा है। वो कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। यही उनका दर्शन था। यही टाटा का मतलब है, भरोसा, सादगी और भारत। लोग मुनाफे के लिए कंपनी बनाते हैं,
रतन टाटा ने भरोसे के लिए एक दुनिया बना दी। कुछ नाम सुनाई नहीं देते, महसूस किए जाते हैं, जैसे टीए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये प्रेरणा और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिखाती हैं लीडरशिप, वैल्यूज और विजन, तो जुड़िए हमारे साथ द लर्निंग लेजर द शो पर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली इंस्पायरिंग कहानी आप सबसे पहले देख सकें। द लर्निंग लेजर, जहां हर कहानी एक सबक बन जाती है।